कि बिहार को अब आगे जाने के लिए जरूरी है कि नए नीति की जरूरत है, जिसमें कि जनता और नेता के बीच जो गैप है कार्यशैली को लेकर, सोच को लेकर, नीति को लेकर, उसमें गैप खत्म होगा। बिहार की जो राजनीतिक दल है उन पर दबाव बनेगा कि बिहार की जनता जो सोच रही है उस हिसाब से अपने घोषणा पत्र को ठीक करें। और जब सवाल है कि जब घोषणा पत्र ठीक होंगे, लोगों में जागरूकता है कि राजनीति करने वाले लोगों में कि बदलाव के रास्ते अलग हैं और उनका प्रयास अलग है, इससे एकरूपता भी पैदा होगा इस चर्चा से, जिसका बहुत बड़ा व्यापक असर होगा। दिल्ली में देखें तो बिहार का एक बहुत बड़ा संख्या दिल्ली के भीतर रहता है, और बौद्धिक रूप से देखें तो बिहार से ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं। और इसमें से केवल दिल्ली के लोग नहीं आए हैं, पटना से भी लोग आए हैं, मधेपुरा से भी विश्वविद्यालय से लोग आए हैं, और बॉम्बे, बेंगलोर और अन्य जगहों से लोग भी आए हैं जो बिहार को समझते हैं या जानते हैं। तो डायलॉग पटना में भी हम लोगों ने किया था भूमि सर्वेक्षण पर, और आज यहाँ जो 3 विषय को लेकर के हैं, आगे पटना में अन्य विषय पर भी होगा। क्योंकि बिहार को अब आगे जाने के लिए जरूरी है कि नए नीति की जरूरत है, जिसमें आर्थिक सुधार तेजी गति से हो। सामाजिक सुधार का फायदा तभी मिलेगा जब अब आर्थिक सुधार हो। अब इसके बारे में सर्वानुमति है, लेकिन रास्ता क्या है इसके लिए सभी लोगों से राय ली जा रही है। लेकिन सर, बिहार में जो सरकार है, एनडीए सरकार, डबल इंजन, वो कह रहे हैं बिहार में खुशहाली है, शिक्षा का स्तर अच्छा है, एजुकेशन में, हेल्थ में बिहार अच्छा है। लेकिन आप लोग यहाँ डायलॉग कर रहे थे, चर्चा हो रही थी, आप लोग कहते हैं बिहार में शिक्षा की बदहाल स्थिति है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ सुविधाएँ नहीं है। यह केवल हम लोग आरोप लगाने के लिए कोई डायलॉग नहीं कर रहे हैं सरकार को, लेकिन सरकार के द्वारा सामाजिक आर्थिक जो जनगणनाएँ हैं और विभिन्न स्रोतों से जो आंकड़े हैं वो तो भयावह हैं। जो इतनी संख्या में छात्र यहाँ आए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये तो सब बिहार के लोग हैं। ये दिल्ली तक आए हैं ना कहीं हमारे पास सुविधाओं का अभाव था, इसके चलते लोग आए हैं। इस कैंपस से बाहर जाएंगे अगर हम किसी सरकारी हॉस्पिटल में, एम्स और आरएमएल के पास, तो वहाँ भी आपको बिहार के लोगों की भीड़ दिखेगी। आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, वहाँ पे बिहार के लोगों की भीड़ दिखेगी। तो आखिर भीड़ दिल्ली में क्यों है? हमारी राज्य की विफलता है, इसलिए दिल्ली में भीड़ है। पटना स्टेशन पर या दरभंगा स्टेशन पे क्यों नहीं दूसरे राज्य के लोग आ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास अवसर नहीं है, इसीलिए बाहर से लोग नहीं आ रहे। जो लोग हैं उनके लिए भी अवसर नहीं है, इसीलिए बाहर जा रहे हैं। राज्य सरकार तो अपनी वाहवाही के लिए बहुत कुछ कहेगी, लेकिन सच्चाई तो कुछ अलग है। सर, बिहार में जो स्थिति है, आप भी आरजेडी के सांसद हैं, सरकार आपकी भी रही है, ऐसा लगता है कि आप लोगों की भी एक जिम्मेदारी थी जब आप लोगों की सरकार थी, बिहार तरक्की कर रही है, लेकिन उस समय भी बिहार मतलब पिछड़ेपन का ही शिकार रहा। आश्चर्यजनक है कि हमारे प्रयास आपको नहीं दिखे। 5 लाख जो हम लोगों ने सरकारी नियुक्ति की, वो किस काम के लिए किया था? माननीय तेजस्वी यादव जी ने कोई अपने लिए सेवादार तो बहाल नहीं किया था। बिहार के शिक्षा क्षेत्र में बदलाव के लिए शिक्षकों की नियुक्ति, स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य डॉक्टर और नर्सों की बहाली, कृषि क्षेत्र में सारे तकनीकी ज्ञान को फील्ड में ले जाने के लिए कृषि क्षेत्र में बहाली। तो हमारे तो प्रयास नहीं दिखते हैं आपको, तो ये अब आपकी समस्या है। शायद मीडिया के लिए भी हम लोगों को एक क्लास ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। 17 महीने कोई बड़ा कार्यकाल नहीं होता है कि हम बहुत चीज़ बदल देते हैं, लेकिन हम बैठे नहीं, और हम एक जूनियर पार्टनर थे, हम सीनियर पार्टनर नहीं थे। और विवाद भी हुआ, मैंने इस्तीफा दिया कि नहीं, सरकार चाहती नहीं थी कि बदलाव हो, लेकिन हम लोग उस जितने दिन रहे सत्ता में उतने दिन हम लोगों ने बदलाव के लिए कड़ा संघर्ष किया तेजस्वी जी के नेतृत्व में। और हमारे पास तो बिहार के आगे ले जाने के लिए हमारे पास व्यापक दृष्टिकोण है, जिसके बारे में हम लोग इस चर्चा से भी उसको हम लोग इंक्रीज करेंगे। अच्छा, जो इस चर्चा के जरिए कंक्लूजन निकलेगा, उसको आप ज़मीनी सतह पर कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे?
जितनी चर्चाएं ज़्यादा होंगी, बिहार की जो राजनीतिक दल है उन पर दबाव बनेगा कि बिहार की जनता जो सोच रही है उस हिसाब से अपने घोषणा पत्र को ठीक करें। और जब सवाल है कि जब घोषणा पत्र ठीक होंगे, लोगों में जागरूकता है कि राजनीति करने वाले लोगों में कि बदलाव के रास्ते अलग हैं और उनका प्रयास अलग है, इससे एकरूपता भी पैदा होगा इस चर्चा से, जिसका बहुत बड़ा व्यापक असर होगा और बिहार तेजी से आगे जाएगा। तो सर हाल ही में जनता और नेता के बीच जो गैप है कार्यशैली को लेकर, सोच को लेकर, नीति को लेकर, उसमें गैप खत्म होगा। पार्लियामेंट के अंदर जेपीसी ने वोट के मामले पर एक रिपोर्ट पेश की है, अपनी जो जेपीसी की जॉइंट पार्लियामेंट उसकी रिपोर्ट पेश की है, जिसको लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है। विपक्षी सांसद इसका विरोध करें, क्या वजह है? विरोध का जो सबसे बड़ा कारण है कि लोकतंत्र में डिफरेंस वॉइस, डिसेंट नोट, असहमति के शब्द, क्योंकि पार्लियामेंट की कोई कमेटी का रिपोर्ट या तो सर्वानुमति से होता है या बहुमत का आधार, लेकिन सर्वानुमति जब नहीं बना तो हमारी जो असहमति थी वो रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया गया। इसको लेकर विपक्ष का विरोध था। सरकार के पास बहुमत है, वो चाहे कोई भी कानून बना सकती है, लेकिन विपक्ष की आवाज़ को दबा देंगे तो इससे देश में कोई बहुत बेहतर बात नहीं बनेगी। यह विरोध का कारण था। असहमति को भी दर्ज कराया गया। जब हम लोगों ने दबाव बनाया तो सदन में स्पीकर ने अपने रूल्स दिए कि वो एक निश्चय के जरिए हमारे असहमति को दर्ज किया जाए। लेकिन सरकार कह रही है अगर समाज में कोई सुधार के कार्य हो रहे हैं तो विपक्ष उसमें टांग क्यों अड़ा, विरोध क्यों हो रहा है? विपक्ष कोई अलग है क्या? लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विपक्ष तो एक आवश्यक अंग है। आप बहुमत है सरकार चलाने के लिए, लेकिन नीति निर्माण में सर्वानुमति यही परंपरा रहा है। तो विपक्ष 240 लोग हम लोगों की बात को नहीं सुनी गई तो सर्वानुमति कहाँ हुआ? तो आप बहुमत से फैसला करना चाहते हैं, जबकि लोकशाही चलती है लोकतंत्र सर्वानुमति से, सरकारें बनती है बहुमत से। इस बात को जब सरकार में बैठे लोग इस बात को नहीं समझ पाते तो उनकी योग्यता को समझ लीजिए। सरकार में कितने अयोग्य लोग हैं। कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी अगर कहता हो कि ये बात सुनी जानी चाहिए तो सुनना चाहिए सरकार को। हम देश के चुने हुए नागरिक, चुने हुए हम प्रतिनिधि हैं, जनता ने चुना है। यहाँ एक छोड़िए 240 543 में से बोल रहे हैं और आप बात नहीं सुन रहे तो यह सत्ता पक्ष की विफलता है, ये मानना जाना चाहिए। और आप नहीं सुनते हैं, इसीलिए जीएसटी जैसे कानून में 1000 बार बदलाव हुआ। आप नोटबंदी में सैकड़ों बार बदलाव किया। क्यों बदलाव होना? क्योंकि नहीं आपने विपक्ष से राय नहीं ली, विपक्ष की बात नहीं सुनी, इसीलिए रोज बदलाव करते हैं। जिसका खामियाजा है कि जो पूरे जो कारोबारी हैं, स्टेक होल्डर हैं, वो कन्फ्यूजन में रहते हैं। इसीलिए आपने देखा हो ग्रोथ धीमा हो गया, देश का आर्थिक तरक्की धीमा हो गया, तो कई खराब परिणाम भी आए, बैंकों के कर्जे बढ़ गए, लोगों की आमदनी घट गई। ये तमाम सवाल है जो सत्तारूढ़ दल बैठे हैं लोग जो चाहते हैं कि हम एक तरफा कानून बनाएंगे तो उसका विरोध हम लोग करेंगे। तो विपक्ष ये भी कह रहा है कि बीजेपी जानबूझकर मुसलमानों की जो वक्फ की संपत्ति उन पर कब्जा करना चाहती है। क्या सच बात है? सच बात भी है और इसके लिए ही कानून लाया गया। एक वक्फ की जमीन है मुंबई में जिस पर एंटीला नाम की बिल्डिंग बनी है जो रिलायंस समूह के मालिक की है। वह बच्चों के, नवजात बच्चों के लिए धर्मार्थ संस्था थी। उस धर्मार्थ संस्था वक्त की जमीन थी जिस पर वो रिलायंस की पूरी घर बने हैं, अंबानी के घर बने हैं। ये तो उदाहरण है छोटे छोटे। आप जमीन को बेच देंगे कारोबारियों, आप धर्मार्थ संस्थाओं की संपत्ति को जब्त करके आप बेच देंगे बड़े बड़े कारोबारियों को। देश कारोबारियों के लिए नहीं है। लोगों ने जो दान दिया है वो समाज के विकास के लिए दिया है, दान सरकार को नहीं दिया है। सरकार जबरदस्ती दान की जमीन छीनना चाहती है।